वेलकम टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट थियोरी पॉइंट्स बताते हैं। वैसे तो पूरे लेक्चर के दौरान कई जगहों पे आपको थियोरी बताई जा चुकी है, कुछ कुछ एरिया अभी और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे ये वाली बुक लगेगी, तो ये बुक आप ओपन करके बैठ जाइए, फॉर्मूला एंड समरी बुक। ठीक है, तो इस बुक में आप पोर्टफोलियो वाले चैप्टर पे आइए, पोर्टफोलियो वाले चैप्टर पे, और वहां पे आगे बढ़ते जाइए। पैरा 44 दिखेगा, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसके पहले की जो थियरी है वो ऑलरेडी फॉर्मूले के रूप में सब बताया जा चुका है, डोंट वरी। ये एक बाकी रह गया था, तो ये एक दो पेज में आपको और एक्सप्लेन करता हूं। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी यानी क्वेश्चन अगर आएगा कि व्हाट आर दी वेरियस पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज, तो आपको इस पेज में कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई हैं जो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट एडवाइजर्स फॉलो करते हैं, और आप उनको समझ लो, शायद आपके जीवन में भी काम आ जाए। तो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी विल बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड पैसिव एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब होता है दे रिलाई ऑन द फैक्ट दैट पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एनालिसिस और मैनेजमेंट कैन जनरेट रिटर्न दैट कैन बीट द मार्केट। तो जैसे कि नाम में इनके गुण छुपे हुए हैं कि ये कंटिन्यूसली ट्राई टू जनरेट रिटर्न विच इज मोर देन द मार्केट रिटर्न। मतलब एक खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, एक स्टॉक से दूसरे में शिफ्ट करेंगे, वेट्स चेंज करते रहेंगे, लगातार मार्केट का ट्रेंड फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी एकदम मार्केट में घुसे रहना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ट्रेंड देखना है, और उसके हिसाब से कंटिन्यूसली आप ये अपने बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी करते हैं। अब इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी हायर, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग का जो इवेंट्स है वो ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज विल बी मोर, सो इट विल हैव हायर देन एवरेज कॉस्ट। एंड एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर्स को लगता है कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं। उनको लगता है मार्केट में एफिशिएंसी है कहीं ना कहीं, यानी जो प्राइस है वो अभी ऑप्टिमम नहीं है, या तो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, एंड दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस इनएफिशिएंसी ऑफ द मार्केट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव मैनेजमेंट। उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे नीचे वाले पैराग्राफ में। नाउ कम टू पैसिव एसेट मैनेजमेंट। पैसिव एसेट मैनेजमेंट मतलब आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति डेली बेसिस पे मार्केट मॉनिटर नहीं करेगा, रोज रोज अपने एसेट को, पोर्टफोलियो को नहीं देखेगा। इसे लगता है मार्केट ऑलरेडी एफिशिएंट है, इट इज डिफिकल्ट टू बीट द मार्केट। मार्केट के साथ चलना है, मार्केट को हराना मुश्किल है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एफिशिएंट है। जो भी मेरी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कहती है कि ये शेयर का प्राइस इतना होना चाहिए, ऑलरेडी वो प्राइस उतना हो चुका है, इसलिए हम ट्रेंड देखकर और फंडामेंटल एनालिसिस करके बार बार मार्केट को बीट नहीं कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप एक पोर्टफोलियो डिजाइन करो और उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। इसका एडवांटेज क्या है इस स्ट्रैटेजी का कि आपका जो कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप बार बार पोर्टफोलियो को बाइंग सेलिंग एक्टिविटी नहीं करते हैं। एंड पैसिव एसेट मैनेजमेंट का जो स्ट्रैटेजी होता है कि स्टॉक को या पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के अंदर दो अप्रोचेस दिए हुए हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? इन दिस अप्रोच मैनेजर्स ऑब्जर्व द मार्केट एज अ होल। पूरे मार्केट को, मार्केट के ट्रेंड को ऑब्जर्व करते रहते हैं, पूरे स्टॉक मार्केट का, सेंसेक्स, निफ्टी, ओके, बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, टेक सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, उसको सबको वो ऑब्जर्व करेंगे एंड डिसाइड अबाउट द इंडस्ट्री एंड सेक्टर। उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री या कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। उनको अभी लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, तो बैंकिंग सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे
और उसके बाद वो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। एंड सेक्टर दैट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल इन द ऑनगोइंग इकोनॉमिक साइकिल। इसका एक पॉइंट नंबर 2 भी नीचे पढ़ देता हूं। तो आपने क्या किया, आपने पूरे मार्केट को ऑब्जर्व किया, इंडस्ट्री सेक्टर वाइज एनालिसिस किया, और उसके बाद पहले तो आप डिसाइड करोगे कि किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। इंडस्ट्री का मतलब हो गया जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और वहां पर बहुत सारे स्टॉक्स है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, मारुति है, टीवीएस है, ओके, हीरो है, टाटा मोटर्स है। तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे? फिर आपका अगला स्टेप होगा कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी या कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर द डिसीजन इज मेड ऑन द सेक्टर्स, द स्पेसिफिक स्टॉक्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल में भी आपको लगता है बजाज ऑटो लिमिटेड अच्छा है, तो उसके स्टॉक को बाय करेंगे। मारुति अच्छी है, उसके स्टॉक को बाय करेंगे। ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। एक है बॉटम अप अप्रोच। इन दिस अप्रोच द मार्केट कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स आर इग्नोर्ड। एकदम अपोजिट हो गया, मार्केट कंडीशन, एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स आर इग्नोर्ड एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज आर बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हम कंपनी की स्ट्रेंथ को एनालाइज करेंगे यहाँ पे, ओके, कि एक कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में है जो मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और एनी अदर क्राइटेरिया टू टेक द डिसीजन। तो इस स्ट्रेटेजी का पर्पस क्या? एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को आइडेंटिफाई करो, चाहे वो कंपनी कोई भी सेक्टर की हो, और उसके प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट लाइन को, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे, और जो कंपनी स्ट्रांग होगी उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो। तो बॉटम अप, यहां पर हम एक कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच। और टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले इंडस्ट्री, सेक्टर, फिर कंपनी पे आते हैं, इसलिए उसको हमने नाम दिया टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट इज अदर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। देखना अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है अदर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। तो अब अगर आपको एग्जाम में थियरी क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन पेशेंट पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, या कंपेयर एग्रेसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी विद कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। तो आपको ये नोट लिखना पड़ेगा। ब्रीफली नोटबुक में लिखा हुआ है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले मैं आपको पेशेंट पोर्टफोलियो, नाम में सारे गुण छुपे हुए हैं। पेशेंट मतलब बाय करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टर बाय एंड होल्ड स्टॉक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। ये अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, इनका भी मानना है टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मार्केट में आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहते हो वो ज्यादा जरूरी है, न कि कब बाई करना, कब सेल करना, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, ये नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको पेशेंट पोर्टफोलियो, पेशेंट रखो, धैर्य रखो, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा लॉन्ग रन में। इन दिस पोर्टफोलियो द मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक रिप्रेजेंट कंपनीज दैट हैव क्लासिक ग्रोथ, यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनी आइडेंटिफाई करो, पैसा डालो, भूल जाओ, एंड जनरेट हायर अर्निंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस। अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करना है जिसका ग्रोथ अच्छा है, अर्निंग हाई है, लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपका कम लगेगा। और इसका जो दूसरा है अपोजिट वर्जन, वह एग्रेसिव पोर्टफोलियो। एग्रेसिव मतलब ये आदमी मार्केट को बीट करना चाहता है, ये चाहता है कि मुझे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है, बहुत एग्रेसिव है, हायर रिस्क लेने को भी तैयार है। तो वो क्या करेगा, एक्सपेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। एक्सपेंसिव स्टॉक का मतलब यहाँ पे प्राइस वाइज नहीं है, रिस्क वाइज है, रिस्की स्टॉक। अभी आपको ज्यादा रिटर्न कमाना है तो ज्यादा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये क्या करेगा, जिसका पी रेशो आइडेंटिफाई करेगा हाई है,
वैसी कंपनी को टारगेट करेगा। कुछ लोग लगता है एक्सपेंसिव स्टॉक का मतलब जिसका प्राइस ज्यादा है, 5,000 रुपए प्राइस है, 50,000 रुपए प्राइस है। अरे भाई प्राइस से क्या होता है, आपको तो रेट ऑफ रिटर्न से मतलब होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप 50,000 रुपए शेयर खरीदो और उस पर आपको 200 रुपए की कमाई हुई तो क्या फायदा, लेकिन आपने 500 रुपए का शेयर खरीदा और 100 रुपए की उस पर आपको कमाई हुई, ये ज्यादा अच्छा है ना। तो कभी भी प्राइस देखकर शेयर नहीं खरीदना है, उसका रेट ऑफ रिटर्न देखकर शेयर खरीदते हम, ठीक है, कि उस पे मुझे कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करेगा जिसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई होने की संभावना है, बट एट द सेम टाइम ऐसे स्टॉक में रिस्क भी ज्यादा होता है। दिस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये क्या करेगा, लार्ज कैप, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनीज, ठीक है, सब में इन्वेस्ट करेगा ताकि आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। जो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज होते हैं कई बार ये बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं आपको, दैट आर रैपिडली ग्रोइंग एंड एक्सपेक्टेड टू जनरेट रैपिड एनुअल अर्निंग ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो वाले रिस्क लेने को तैयार हैं, एग्रेसिव पोर्टफोलियो वाले रिस्क लेने को तैयार हैं और इनको लगता है कि हम हायर रिस्क लेंगे तो हायर रिटर्न मिलेगा। और एग्रेसिव पोर्टफोलियो का बिल्कुल अपोजिट है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। ये थोड़ा दोनों एक जैसे हैं, पेशेंट पोर्टफोलियो या कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द मार्केट रिटर्न, अर्निंग ग्रोथ एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री। तो ये जो है ये रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, पहले स्टॉक को अच्छे से समझो, ठीक है, पहले उसका मार्केट रिटर्न देखो कई सालों का, उसकी अर्निंग्स देखो, अर्निंग्स का ग्रोथ देखो, उसकी डिविडेंड पे आउट देखो, डिविडेंड पॉलिसी देखो, कई सालों का ऑब्जर्व करने के बाद अब आपको लगता हाँ ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो वाले भले थोड़ा रिटर्न कम आए चलेगा लेकिन बहुत हाई रिस्क नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, कैसे आप कर सकते हैं। ऊपर में आपने पढ़ा था पैसिव पोर्टफोलियो, उसके लिए दो मेथड है। एक तो है एफिशिएंट मार्केट थियरी। एफिशिएंट मार्केट थियरी अभी आपने पढ़ा एक दो दिन पहले कि इनको लगता है कि भाई मार्केट से लड़कर कोई फायदा नहीं, मार्केट के साथ चलो। मार्केट प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड्स all the information relating to the stock, technical analysis, fundamental analysis, insider information is not relevant. We cannot beat the market. Okay, market price is already taking into account all the price related information. So therefore, आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। This theory relies on the fact that information that affect the market is immediately available and processed by all investors. So the portfolio managers who follow this theory firmly believe that market averages cannot be beaten consistently. तो जो रिटर्न मार्केट दे रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो। एक प्रैक्टिकली जो दूसरी पॉलिसी फॉलो करते हैं उसका नाम है इंडेक्सिंग, यानी किसी आप इंडेक्स को फॉलो करो। तो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी एक जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी एक स्कीम होती है जिसका नाम होता है इंडेक्स फंड। इसको आप म्यूचुअल फंड चैप्टर में भी विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं ब्रीफली बता दूं। इंडेक्स फंड जैसे इंडिया में एक है HDFC सेंसेक्स प्लान। अब ये क्या करती है ये वाली स्कीम, ये स्कीम सिर्फ 30 शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। कौन से 30 शेयर्स में, जिसके बेसिस पे सेंसेक्स का कैलकुलेशन होता है। मतलब ये पैसिव इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि आपको कौन सा स्टॉक चुनना है इसके पीछे दिमाग लगाना ही नहीं है, इसके पीछे रिसर्च करना ही नहीं है। तो सेंसेक्स में मान लो कुछ शेयर्स के मैं नाम लिखता हूं, रिलायंस है, इन्फोसिस है, TCS है,
बजाज ऑटो है, इस तरह से 30 शेयर हैं, ठीक है। और एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, बस ये 30 शेयर में इन्वेस्ट करो। तो आपको कौन सा स्टॉक चुनना है ये झमेला में पड़ना ही नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट, ओके। और जैसे जैसे वो इंडेक्स के स्टॉक्स चेंज होंगे तो आपको बस उतना करना, आप भी अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को चेंज करना। वैसे इंडेक्स लगातार चेंज नहीं होते हैं, इंडेक्स के 30 शेयर काफी महीनों तक वो कांस्टेंट रहते हैं, और बाद में अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगा तो वो एक आध शेयर को हटा देते हैं और एक दो नया शेयर ऐड करते हैं उसकी जगह पे, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव मैनेजमेंट। इंडेक्स फंड्स आर पैसिव फंड मैनेजमेंट बिकॉज आपको स्टॉक चुनना का झंझट नहीं है, मेहनत नहीं है। और इस फंड का एडवांटेज क्या है कि अगर ओवरऑल सेंसेक्स बढ़ रहा है तो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे कॉस्ट भी कम लगता है क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, आपको स्टॉक चुनना, रिसर्च करना, ये काम नहीं करना है, इसलिए ऐसे फंड्स का एक्सपेंस रेशियो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। नेक्स्ट इज एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। अगले पेज पर आना, पैराग्राफ 50 पे आना। एफिशिएंट मार्केट मैंने करवा दिया है, अभी आप आना एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज पे। पोर्टफोलियो मैनेजर फंड्स को कैसे अलोकेट करता है, कैसे वो डिसाइड करता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में करना है, किस रेशियो में करना है, कब उसको रीशफल करना है, कितना मिनिमम बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, क्या हम रेशियोज चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ टिक करना, एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज। तो ये पैराग्राफ आपको लिखना है। यहाँ पर 6-7 स्ट्रेटजीज दी हुई है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, कांस्टेंट वेटिंग, डायनामिक, इंटीग्रेटेड, इंश्योर्ड, ओके। तो बहुत इजी है, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। स्ट्रैटेजिक एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप एक इन्वेस्टर से पूछते हैं, आप है पोर्टफोलियो मैनेजर, सामने एक इन्वेस्टर बैठा है, आप पूछेंगे तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी नीड्स क्या है, ठीक है। तुम्हें हाई रिटर्न चाहिए, तुम्हें रेगुलर इनकम चाहिए, या तुम्हें रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना, तुम बताओ। तो दिस स्ट्रैटेजी इज फोकस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है रेदर देन द कांस्टेंट ट्रैकिंग ऑफ द मार्केट। अब इन्वेस्टर बोल रहा है कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनके पास काफी पैसा है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जिसमें रिस्क हो ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उसको थोड़ी बोलूंगा कि ठीक है तुम ये रिलायंस का शेयर ले लो, देखो मुकेश जी कितने अमीर हो गए, तुम भी हो जाते। वो बोलेगा मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। तो फिर मैं बोलूंगा एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, ये पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दो, ये सामने बैंक है वहां डिपॉजिट कर दो, या ये गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लो। So this strategy is focusing on the need of the investor rather than constantly tracking the market. Under this strategy, the optimal portfolio mix based on return, risk and covariances is generated using historical information and adjusted periodically to restore the target allocation within the context of the constraints. तो जो भी इन्वेस्टर आपको अपने कंस्ट्रेंट्स बताएगा उसको आपको ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो बनाना है, और ऑफ कोर्स पीरियोडिकली उसको एडजस्ट करना है अगर चाहिए तो, ठीक है। अगर वो बोलता है मुझे 30% इक्विटी और 70% डेट रखना है, और ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद इक्विटी बढ़कर हो गया 50, डेट हो गया 50, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वापस उसको रीएलोकेट करना पड़ेगा। तो यहां पर कौन इंपॉर्टेंस रखता है, इन्वेस्टर, उसकी इच्छा अनुसार आप पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। दूसरा है टैक्टिकल, ओके।
Tactical asset allocation is an active management portfolio strategy that shifts the percentage of asset held in various categories to take advantage of market pricing anomalies और strong market sectors. ये पिछले वाले का अपोजिट है। यहां पर हम क्या करेंगे, कोई फिक्स्ड अलोकेशन दिमाग में नहीं रखेंगे। जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप एसेट का अलोकेशन चेंज कर सकते हैं। इज इट राइट? अभी आपको लग रहा है इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है तो आप बॉन्ड से इक्विटी में चले जाना, ठीक है। गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड में घुस जाना। रिलायंस का प्राइस बढ़ रहा है, मुकेश जी के साथ साथ आप भी दौड़ने लगना, आप भी बन जाओगे अमीर, ठीक है। और लगा कि प्राइस घट रहा है तो इधर से उधर पैसा वापस शिफ्ट कर देना। तो आपका रेशियो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे मौका मिलेगा फायदा उठाओ, आगे बढ़ो, मौका परस्त बनो यहाँ पे, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी अलाउज पोर्टफोलियो मैनेजर टू क्रिएट एक्स्ट्रा वैल्यू बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ सर्टेन सिचुएशन इन द मार्केट प्लेस। जब आपको लगे कि हाँ कोई अच्छा स्टॉक दिख रहा है, अच्छा सेक्टर दिख रहा है, कोई अच्छी डील दिख रही है, तो उस समय आप वो डील कर लेना, ठीक है। इट इज एज अ मॉडरेटली एक्टिव स्ट्रेटेजी सिंस मैनेजर्स रिटर्न टू द पोर्टफोलियोज ओरिजिनल स्ट्रेटेजिक एसेट मिक्स व्हेन डिजायर्ड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स आर अचीव। एक बार आपको लगा कि हाँ आपका जो प्रॉफिट का जो अपॉर्चुनिटी था आपने उसको अच्छे से इनकैश कर लिया, तो वापस क्या करना, बैक टू आपकी ओरिजिनल एसेट एलोकेशन पे चले आना। नेक्स्ट इज कांस्टेंट वेटिंग। ये हमने ऑलरेडी कांस्टेंट मिक्स में पढ़ा है कि आप एक रेशियो डिसाइड करेंगे, जैसे 50-50 इक्विटी 50 डेट, और जब भी वो रेशियो बिगड़ता है तो आप वापस उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। जिस एसेट की वैल्यू घट गई, जैसे डेट कम हो गया तो डेट बाय करेंगे, या इक्विटी कम हो गया तो इक्विटी बाय करेंगे, और जिस एसेट की वैल्यू बढ़ गई उसको सेल करेंगे। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मिक्स स्ट्रेटेजी, कांस्टेंट रेशियो प्लान। ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया जा चुका है। और एक है डायनामिक। ये लोग थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। अगर ये और कांस्टेंट वेटिंग अपोजिट है। ये मार्केट में अगर प्राइस गिर रहा है तो आप बेचेंगे, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आप बाय करेंगे, ठीक है। तो आपको लगता है शेयर का मार्केट अभी बढ़ने वाले ट्रेजेक्टरी में चला गया है तो चलो बाय करते हैं, गिर रहा है तो सेल करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द अपोजिट ऑफ कांस्टेंट वेटिंग स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, इफ द स्टॉक मार्केट इज शोइंग वीकनेस, यू सेल स्टॉक्स इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर डिक्रीज। अगर मार्केट गिर रहा है तो डर जाएगा ये आदमी, या इसको लगेगा कि इसके पहले और लॉस हो, बेच के निकल लो। और अगर मार्केट बढ़ रहा है, स्ट्रांग है, तो परचेस करेगा इस उम्मीद में कि और प्राइस बढ़ेगा। तो ये हो गया डायनामिक। डायनामिक इज अपोजिट ऑफ कांस्टेंट वेटिंग। और एक है इंश्योर्ड, ओके। तो आपको याद होगा हमने एक CPPI स्ट्रेटेजी सीखी थी, कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। यहां पे क्या करना है, हमें एक फ्लोर फिक्स कर देना है कि हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, इतना रिस्क हम ले सकते हैं, ओके। तो कोशिश करेंगे कि इतना हम इन्वेस्ट करें इक्विटी बॉन्ड में कि कुछ भी हो जाए, एक जो हमारी मिनिमम टारगेट वैल्यू है उससे नीचे मेरा पोर्टफोलियो ना गिर जाए। ऐसी स्ट्रैटेजी का हमने एक और नाम पहले भी पढ़ा था, CPPI, ओके। तो यहां पर आप एक फ्लोर वैल्यू डिसाइड करना, बेस वैल्यू, और कोशिश करना है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू उसके नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उसके ऊपर अगर थोड़ा रिस्क है उतना रिस्क मैं ले सकता हूं, एज लॉन्ग एज द पोर्टफोलियो अचीव्स अ रिटर्न अबव इट्स बेस। जब तक आपका बेस, ये हमारा पोर्टफोलियो है, फ्लोर हमने फिक्स किया है 2 लाख। जब तक पोर्टफोलियो 2 लाख के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यू एक्सरसाइज एक्टिव मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा शेयर के साथ खेल सकते हैं यहाँ पे आप, टू ट्राई टू इंक्रीज द पोर्टफोलियो वैल्यू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। इफ हाउएवर द पोर्टफोलियो शुड एवर ड्रॉप टू द बेस वैल्यू, लेकिन यहां पर आ गए हम,
पोर्टफोलियो की वैल्यू घट गई, तो अब आप नहीं चाहेंगे कि आपको और नुकसान हो, तो यू विल इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री एसेट सो दैट द बेस वैल्यू बिकम्स फिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसा बहुत लोग करते हैं कि आप करते हैं कि देखो मैं रिटायर जब होऊंगा तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। मान लो अभी आपके पास 1.15 CR है, तो आप ये 15 करोड़ के साथ खेलेंगे। लेकिन अगर आपकी वैल्यू घटकर मान लो 0.98 CR हो गई, तो क्या अब भी आप खेलोगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के वक्त मुझे कम से कम 1 करोड़ चाहिए। अभी ऑलरेडी मेरे पास 98 लाख है, पहले वो अपना बेस वैल्यू अचीव कर लो, उसके बाद हम रिस्क लेंगे। एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टर who wishes to establish a minimum standard of living during retirement, तो किनके लिए बहुत अच्छा है? जो अच्छे से बहुत समय पहले से रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, वो चाहते हैं कि अपना वो बेस वैल्यू पहले अचीव हो जाए। माइट फाइंड एन इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी आइडियली सूटेड टू हिज और हर मैनेजमेंट गोल्स। और एक होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, while all of the other mentioned strategies take into account expectation for future market return, not all of the strategies account for investment risk tolerance. Most of the strategies जो हमने देखा रिटर्न फोकस्ड है, बट इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी क्या करता है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कंबाइंड। हम यहाँ पे रिटर्न एंड रिस्क को ध्यान में रखेंगे एंड देन विल डिजाइन आवर पोर्टफोलियो। ओके, तो अगर रिस्क मुझे कम लेना है तो उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। रिस्क ज्यादा लेने को तैयार है, रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। ओके, सो इंटीग्रेटेड एसेट एलोकेशन इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल स्ट्रैटेजीज। एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल स्ट्रैटेजीज का मतलब है कि हम रिस्क और रिटर्न को साथ में लेकर चलेंगे, अकाउंटिंग नॉट ओनली फॉर एक्सपेक्टेशन बट ऑल्सो एक्चुअल चेंजेस इन द कैपिटल मार्केट एंड योर रिस्क टॉलरेंस। जैसे जैसे कैपिटल मार्केट में चेंजेस आएंगे, मतलब रिस्क चेंज हो रहा है, पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। कई बार इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कोरोना के पहले, बिफोर कोरोना, BC, ओके, रिस्क टेकिंग हाई थी, लोगों की रिस्क टेकिंग हाई थी। EC, आफ्टर कोरोना, रिस्क टेकिंग अब थोड़ी कम हो गई है। तो पहले अगर उसका 70 इक्विटी और 30 डेट था, तो हो सकता है अभी 30 इक्विटी और 70 डेट हो जाए। तो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी क्या करेगा? सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो डिजाइन करता है। दैट इज इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी। जैसे जैसे रिस्क टॉलरेंस चेंज होगा वैसे वैसे ही पोर्टफोलियो चेंज करेंगे। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आजकल मार्केट में है, जिसको वो AIF बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये यूजुअली क्या करते हैं? थोड़े डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, कोई न्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। ये थोड़ा लीग से हटकर है, थोड़ा रूटीन इन्वेस्टमेंट से हटकर है। इसको आप म्यूचुअल फंड भी नहीं बोल सकते, बिकॉज ये बहुत ही सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के लिए होता है और ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम है। सो एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट दैट इज नॉट वन ऑफ द कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट टाइप। कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो आपको पता है, आप या तो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड में या बैंक FD में। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट AI ये हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट में करते हैं और इनके क्लाइंट कौन होते हैं? यूजुअली ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल
पैसे से लबालब, माला माल, ओके, बिकॉज आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर। और ये स्कीम थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है, हो सकता है आपको समझ में ना है, इसलिए जनरल पब्लिक जो है दूर रहती है। दूसरा मैंने देखा है कि इनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट होता है कि अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगाते भी हैं तो टिकट साइज होती है करीब 1 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ 5 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपको वो अलाउ करते हैं। फिलहाल अभी इंडिया में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का रेगुलेशन काफी लिमिटेड है। मतलब जितना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किया जाता है, कंपैरेटिवली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को उतना रेगुलेट अभी नहीं किया जाता है, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ओनली दोज हु कैन अफोर्ड टू टेक हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क एंड हु कैन अफोर्ड टू पार्क अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उनके लिए ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अच्छी है। क्योंकि कई बार ये कोई बहुत ही अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करती है, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज या न्यू कंपनीज, जो आगे चल के बहुत हाई रिटर्न जनरेट कर सकती है, राइट। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के फीचर्स क्या हैं? एक तो है हाई फीस, यानी ये भी एक तरह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही करती है, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का, और बहुत ही एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड लोग जो है ये फंड मैनेज करते हैं, इसलिए उनकी फीस भी ज्यादा होती है। लिमिटेड हिस्टोरिकल रिटर्न, आपके पास कोई बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रिटर्न का डेटा नहीं होता, क्योंकि ये नई अपकमिंग सेक्टर्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है। इलिक्विडिटी है, क्योंकि इनका कुछ लॉक इन पीरियड होता है, ओके। जैसे मैंने देखा है कि कई बार वो 3 साल का लॉक इन पीरियड रखते हैं कि जब तक 3 साल कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप फंड्स वहां से निकाल नहीं सकते। लेस ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि रेगुलेशन कम है। एक्सटेंसिव रिसर्च रिक्वायर्ड, ओके। ये जो कंपनीज हैं ये बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करती हैं। और नेक्स्ट इज लिवरेज्ड बाइंग, ये रिस्क भी बहुत लेती है, ये डेट यूज करके भी फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर लाइक म्यूचुअल फंड्स, बट दे आर ओपन ओनली टू institutional investor, high net worth individual, managed by highly trained, experienced, professionally qualified people, okay, who have very good understanding of the market, and they take a lot of risk, but the reward is also very high sometimes. And there is a liquidity issue here because there is a lock-in period of few years, okay. तो आप भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के मैनेजर बन जाना। सीए बनने के बाद 10-15 लाख की सैलरी तो स्टार्ट में मिल जाएगी, और बाद में जितना अच्छा आप रिटर्न जनरेट करोगे उतने जीरो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 10 लाख में एक जीरो बढ़ गया तो सोचना कितना होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और पैराग्राफ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज, डीएस। जरा ध्यान से देखो इस टर्म को, डिस्ट्रेस सिक्योरिटी, यानी एक कंपनी है जो बैंकरप्सी के कगार पे है, ठीक है। जैसे सपोज जेट एयरवेज ले लेते हैं, सारे इसके जो एयरक्राफ्ट हैं फिलहाल जमीन पर है, कंपनी लगभग बंदी के कगार पे है या बंद हो जाएगी, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा पता नहीं। अब क्या करो, कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, वो ऐसी कंपनी को खरीदते हैं जो एकदम बंद होने के कगार पे है, और बाद में फिर उसको वो रिवाइव, रीस्ट्रक्चर करते हैं एंड प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो फायदा क्या है? फायदा ये कि अभी ये बहुत कम रेट पे मिल जाएगा आपको। अगर ये शेयर 200 रुपए में मिलता था तो अभी 5 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बाइंग डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज। तो बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो ढूंढते रहते हैं मौका कि कब कोई मुझे बैंकरप्ट या बैंकरप्ट होने जैसी कंपनी मिले और उसको मैं टेक ओवर करके उसको रिवाइव करूं। तो एक कम भाव पे एक अच्छी कंपनी अगर मिल जाए तो आपका रेट ऑफ रिटर्न बहुत हो सकता है। ऑफ कोर्स इसमें रिस्क बहुत है,
इट इज अ काइंड ऑफ परचेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज दैट आर इन और नियर बैंकरप्सी। ठीक है, डूबती हुई कंपनी को खरीदना यहां पे, या डूब चुकी है। द मेन पर्पज ऑफ बाइंग सच सिक्योरिटीज टू मेक एफर्ट्स टू रिवाइव द सिक कंपनी, क्योंकि बैंकरप्सी के कगार पे ही है, वैसी डूब रही है, उसको आप टेक ओवर करो। बैंकरप्सी का कारण क्या होता है? एक तो है मिसमैनेजमेंट, दूसरा है डेट बहुत यूज करते हैं। तो कोई अच्छी कंपनी जिसकी मैनेजरियल स्किल अच्छी है वो अक्वायर करेगी, डेट पे करेगी और अच्छे से कंपनी रन कर सकती है। तो टेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मार्केट एंड दोज हु वांट्स टू अवॉइड ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो ड्यू डिलिजेंस से बचना चाहते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल कंपनीज को परचेज करते हैं तो काफी डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, उसके पीछे बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस लगेंगे। लेकिन जब आप एक सिक कंपनी को अक्वायर कर रहे हो तो ये सब जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और जो काम नॉर्मली नहीं हो सकता वो सब से आप बच जाएंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है कि जब भी आप डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज अक्वायर करेंगे तो पहले उसका रिस्क एनालिसिस करना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। पहला रिस्क जो है वो लिक्विडिटी रिस्क। ये कंपनी डूब रही है, उसके शेयर मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं है और आपने परचेस कर लिया, तो अभी क्या होगा? आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड बायर्स, दिस सिक्योरिटीज मे नॉट बी सेलिएबल इन द मार्केट। तो पैसा लगाने के पहले सोचना, अगर आपको वहां से निकलना है तो क्या आप निकल पाएंगे, अदरवाइज आपका फंड्स ब्लॉक हो जाएगा और डूब जाएगा। दूसरा है इवेंट रिस्क। एनी इवेंट दैट पर्टिकुलरली अफेक्ट द कंपनी, नॉट इकोनॉमी एज अ होल। तो दूसरा आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा इवेंट है जिससे ये कंपनी पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वैसे इवेंट्स को आपको ध्यान रखना है। कंपनी डूब रही है, हो सकता है बहुत सारे क्रेडिटर इसके पीछे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट लगी इसके पीछे, वर्कर्स लगे हैं इसके पीछे। ओके, तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट कहीं फ्यूचर में ट्रिगर ना हो जाए कि आपको नुकसान हो सके। क्योंकि अगर एक कंपनी डूब रही है मतलब इसमें कई पाप इसके पीछे हैं। ठीक है, और आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब वो पाप आपके पीछे दौड़े। ओके, वो भूत अब आपको सता सकते हैं। तो दैट इज इवेंट रिस्क। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तीसरा है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं, वो कब अप एंड डाउन हो जाए। यानी भले आपने बाकी सारा एनालिसिस ठीक किया, मार्केट ही बिगड़ गया, पूरा मार्केट ही डाउन है, तो आपके स्टॉक की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट है ह्यूमन रिस्क। यानी जो लोग ये आपको एडवाइस करते हैं, पोर्टफोलियो एडवाइजर्स, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अल्टीमेटली टू अक्वायर अ डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटी मीन्स यू हैव टू मेक सम इंट्यूशन, सम जजमेंट, इसको रिवाइव कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, और ये जजमेंट कई बार गलती भी हो सकती है, एंड देयरफॉर यू कैन सफर ह्यूज लॉसेस। रिस्क एनालाइज करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर का थियरी पार्ट भी हो गया। अब आज मैं आपको एक रिस्क टॉलरेंस क्वेश्चनर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नोटबुक निकालो, नोटबुक में 3 कॉलम ड्रॉ करना, क्वेश्चन नंबर, आंसर, मार्क्स। ये सिलेबस का नहीं है, ये मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिस्क। तो एक गेम है जो हम खेलने जा रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फिर जो भी आएगा लिखना। 3 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ए बी सी, उसमें से जो आपको ठीक लगे ईमानदारी से यहां पे लिख देना है।
मार्क्स में आपको मैं दूंगा, बाद में आपसे पूछूंगा कि आपने क्या आंसर लिखा, फिर आपको मैं मार्क्स दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप 2 कॉलम कंप्लीट करना है आपको। नोटबुक निकाल लीजिए, किसी भी आंसर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, किसी भी आंसर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, और किसी भी क्वेश्चन में 2 आंसर नहीं लिखने हैं, एक ही कोई भी आंसर लिखना है, और वो भी फुल ईमानदारी से। आपको सोचना कि अगर मेरे लिए ये क्वेश्चन बना है सिर्फ, ठीक है, मैं इस सिचुएशन में फंसता हूं तो मैं क्या डिसीजन लूंगा। तो आज मैं आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल भी चेक करूंगा, ठीक है। आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल आप सिर्फ लिखते जाना। रेडी टू गो। जस्ट 6 weeks आफ्टर यू इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक, द प्राइस डिक्लाइंस बाय 20%। आपने इन्वेस्टमेंट किया, 6 हफ्ते के बाद उसकी प्राइस 20% से घट गई। इफ द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक हैज नॉट चेंज, व्हाट वुड यू डू। फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक चेंज नहीं हुआ है, मैनेजमेंट वही, अर्निंग वही, लिक्विडिटी वही, लेकिन मार्केट रिस्क है, 20% से मार्केट गिर गया है, तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या बाई करेंगे। ईमानदारी से आपको ए, बी और सी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आंसर में आपको अगर ए लगता है तो ए लिखो, बी लगता है तो बी लिखो, सी लगता है तो सी लिखो, लास्ट कॉलम ब्लैंक रखना, मार्क्स में दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नंबर लिखना है आपको 2-1, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट है। कंसिडर द प्रीवियस क्वेश्चन अनदर वे, योर स्टॉक ड्रॉप 20%, but it is a part of the portfolio designed to meet the investment goals with 3 different time horizons. 3 different time horizons. अब आपको लिखना है 2-1, what would you do if your goals were 5 years away? स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, स्टॉक 20% से गिर गया है, आपका टारगेट इन्वेस्टमेंट पीरियड है 5 साल, तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सेल करेंगे, या डू नथिंग। सेल, डू नथिंग और बाई मोर। लिख दो ए, बी, सी, जो भी लिखना ईमानदारी से लिखना, आपको ही पता चलेगा कि आप रिस्क टेकर हैं या रिस्क अवॉइडर हैं। सेम क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ योर गोल्स वर 15 years अवे। अभी क्वेश्चन का नंबर लिखना 2-2। अगर मान लो आपने इन्वेस्ट किया, शेयर प्राइस 20% से गिर गई, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जो पीरियड है वो 15 साल का है, तो अभी आप क्या करेंगे, उस स्टॉक को बेचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या और खरीदेंगे। लिख लिया। अभी 2-3, क्वेश्चन नंबर 2-3, एक स्टॉक आपने खरीदा, उसकी प्राइस 20% से गिर गई, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 30 इयर्स का है, आपको 30 इयर्स के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। अभी क्या करेंगे, जब आपको न्यूज मिली कि इसका प्राइस घट गया है 20% से, आप सेल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या और खरीदेंगे। जो भी आपको आंसर ठीक लगे यहाँ पे ए, बी, सी लिख देना। एक ही आंसर लिखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अभी लिखना क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव बॉट अ स्टॉक एज अ पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो, इट्स प्राइस राइजेस बाय 25% आफ्टर 1 month। तो इसका प्राइस जो है ना, खरीदने के बाद अभी 25% से बढ़ गया 1 महीने के बाद। इफ द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक हैव नॉट चेंज्ड, व्हाट वुड यू डू। आपने एक स्टॉक खरीदा, 1 महीने में उसका प्राइस 25% बढ़ गया, तो क्या करेंगे, सेल, डू नथिंग और बाई मोर। ईमानदारी से क्वेश्चन नंबर 3, उसके सामने आंसर लिखना है जो आपको ठीक लगे। हर एक आदमी का अलग अलग आंसर हो सकता है और हर एक आंसर सही भी हो सकता है। क्वेश्चन 4, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट विच इज 15 years अवे। यू आर इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट, आज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपने रिटायरमेंट के लिए, आप 15 साल के बाद रिटायर होंगे, तो कहां आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट अभी करना है, रिटायर 15 साल बाद होंगे। इन्वेस्ट इन अ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और अ गवर्नमेंट गारंटीड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड मतलब बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क नेग्लिजिबल है।
या गारंटीड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिस्क नेग्लिजिबल है, आप ऐसा मानो कि इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। दूसरा है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। बैलेंस म्यूचुअल फंड जहां पे 50% स्टॉक में और 50% बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। और तीसरा है इन्वेस्ट इन एन एग्रेसिव ग्रोथ म्यूचुअल फंड। एग्रेसिव ग्रोथ म्यूचुअल फंड मतलब यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 100% इक्विटी में जाता है, ठीक है। 0 इक्विटी, 50% इक्विटी, 100% इक्विटी। आप रिटायर होंगे 15 इयर्स के बाद। कहां इन्वेस्ट करेंगे, लिखो आंसर। क्वेश्चन 4 उसके सामने आंसर लिख लिया। क्वेश्चन 4 था और उसके साथ सामने ABC। आपको जो ठीक लगे वो लिखो। मान लो आप भी रिटायर होंगे कुछ साल बाद, तो पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे आज। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एज अ प्राइज विनर you have been given some choices. Which one would you choose? Suppose आप एक गेम खेल रहे हैं तो आपको 3 चॉइसेस दी गई। एक तो है कि आप 50,000 रुपीज कैश ले लो और खुश रहो, टाटा। दूसरा है कि आप गेम को और एक स्टेप आगे बढ़ाओ जिसमें आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक चुनना है, तो यानी कि आपके जीतने की चांस 50% है और इस बार प्राइज मनी बढ़ जाएगी 1,25,000। और तीसरा ऑप्शन हम दे रहे हैं कि आप गेम को खेलो, आपको हम 5 ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई एक सही होगा, यानी आपके जीतने की चांस अभी 20% है, लेकिन आपका प्राइज मनी बढ़कर हो जाएगा 3,75,000। कभी अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ गया कि या तो आप 50,000 लेकर खुश हो जाओ या गेम और खेलो जिसमें प्रोबेबिलिटी जीतने की 50% है, अमाउंट मिलेगा 1,25,000, या ऐसा गेम खेलो जिसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी 20% है लेकिन अमाउंट मिलेगा 3,75,000। कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, क्या करेंगे? ईमानदारी से सोचना कि कल को ये आ गया मेरे सामने ये स्थिति तो हम क्या करेंगे। टिक कर दिया। एक और, एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैज कम योर वे, टू पार्टिसिपेट इन इट यू हैव टू बोरो मनी, वुड यू टेक अ लोन? एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई है, आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या लोन लेंगे या नहीं? जैसे आपको पता चला आपका पड़ोसी का घर बिक रहा है या कोई लैंड बिक रहा है कम रेट पे, मार्केट रेट से 20% कम में देने के लिए कोई तैयार है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये सस्ते में मिल रहा है लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो क्या आप लोन लेकर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? 3 ऑप्शन देता हूं मैं आपको। नो, नहीं मुझे नहीं लेना, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोन नहीं लेता। दूसरा बोलेगा ले भी सकता हूं। तीसरा बोलेगा हाँ जरूर लोन लूंगा और इस इन्वेस्टमेंट में पैसे डालूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, योर कंपनी विच इज प्लानिंग टू गो पब्लिक, आप एक ना एम्प्लॉय है, एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो अभी प्राइवेट है लेकिन वो लिस्टिंग होने वाली है, इज ऑफरिंग स्टॉक टू इट्स एम्प्लॉइज, अनलेस इट गोज पब्लिक यू कांट सेल योर शेयर्स। तो 3 साल का लॉक इन है, जब तक कंपनी लिस्टिंग नहीं होगी आप बेच नहीं सकते। योर इन्वेस्टमेंट हैज हाउएवर द पोटेंशियल ऑफ मल्टीप्लाइंग 10 टाइम्स व्हेन द कंपनी गोज पब्लिक। और आपको लगता है अगर ये कंपनी पब्लिक में लिस्टिंग हो गई, पब्लिक लिस्टिंग हो गई, तो हो सकता है मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाए, लेकिन अगले 3 साल तक आप इसको सेल नहीं कर सकते। हाउ मच मनी वुड यू इन्वेस्ट? ईमानदारी से सोचो, आप एम्प्लॉय हैं, कंपनी बोल रही कि आप शेयर खरीदो 3 साल बाद बेच सकते हो, तो क्या करेंगे आप? एक बोलेगा मैं कुछ नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं करना ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट। दूसरा थोड़ा रिस्क टेकर होगा, वो बोलेगा मैं 3 महीने की सैलरी लगाने को तैयार हूं। और तीसरा बोलेगा मैं 6 मंथ की सैलरी को लगा दूंगा इस कंपनी के स्टॉक में। आपको जो ठीक लगे ABC में टिक कर दो। आंसर लिख रहे हैं ना सबके सामने, ठीक है। अब हम आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। मार्क्स कैसे दूंगा मैं? आप समझो कि मैं मार्क्स दे रहा हूं, जहां पर आपने A लिखा है उसको 1 मार्क दो, लिख दो उसके सामने 1। जहां आपने B लिखा है
उसके सामने 2 मार्क्स लिख दो, और जहां आपने सी लिखा है उसके सामने 3 मार्क्स लिख दो। तो आपको ही पता है कि आपने क्या लिखा है, ए, बी या सी। ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3। अब उसकी टोटल करना, टोटल करके रेडी रहो। अब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। तो अगर आपका स्कोर 9 to 14 है तो यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, और अगर आपका स्कोर 15 to 21 यू आर अ मॉडरेट इन्वेस्टर, और अगर आपका स्कोर 22 से 27 है यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आप कौन है। मैक्सिमम लोग पाए गए मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, कुछ लोग पाए जाते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर, और बहुत कम लोग पाए जाते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। लेकिन ये भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल ही रिस्क लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो अब इस चैप्टर में एग्जाम में आपको क्या करना है, क्या एग्जाम टिप्स मैं आपको दे सकता हूं, जरा सुनना। एक तो है कि आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है 5 मार्क्स के लिए, और एक क्वेश्चन आता है बाद में जिसकी वेटेज होती है 8 से 10 मार्क। यानी एक कंपलसरी और एक दूसरे क्वेश्चन को मैं जोड़ दूं तो लगभग इस चैप्टर का वेटेज 13 to 15 मार्क्स हो सकता है। ओके, इस चैप्टर का जो रोल है वो बाकी चैप्टर्स में भी काफी है। पोर्टफोलियो चैप्टर को आपने यूज किया इक्विटी वैल्यूएशन में, इसको यूज करते हैं म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर में, बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर में। एक और लिखना रह गया स्क्रीन पे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में भी कुछ एक क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको बीटा, लीवर्ड बीटा, अनलीवर्ड बीटा, ओके, प्रॉक्सी बीटा, इन सबको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। तो हमने करीब, आपको ध्यान में आपको नहीं होगा लेकिन मोर देन 150-160 क्वेश्चन हमने क्लास में करवाए हैं। एवरी डे हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, और आपको फॉर्मूले की भी रिवीजन करवाई बार बार, सो दैट कि वो फॉर्मूले भी आपके दिमाग में बैठ जाए। एक ही जैसे क्वेश्चन भी कई बार हमने रिपीट किया पर्पसफुली, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करते करते आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, सो नाउ विल टेक अ ब्रेक।